स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं अब तक के समाचार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का देंगे जवाब। लोकसभा में आज से शुरू होगी बजट पर बहस। चुनाव आयोग द्वारा देर रात जारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुआ लगभग 61% मतदान। अधिकांश एग्जिट पोल ने जताया 2 दशकों बाद सत्ता में भाजपा की वापसी का अनुमान। शनिवार को आएंगे नतीजे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने बरामद किया हथियारों का जखीरा। पेड़ के खोखले तने में कंबल में लपेट कर रखे गए थे हथियार। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने ढाका में ढाया स्वतंत्र बांग्लादेश के निर्माता शेख मुजीबुर रहमान का स्मारक। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश के नाम अपने रेडियो संबोधन में कहा, वे इमारत ध्वस्त कर सकते हैं, इतिहास नहीं। और खेलों में नागपुर में आज भारत इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच। कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, जसप्रीत बुमराह की आगामी चैंपियंस ट्रॉफी में उपलब्धता पर अब भी संदेह। और आइए अब इन सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। संसद के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। आज से लोकसभा में साल 2025-26 के बजट पर सामान्य चर्चा की शुरुआत होगी। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चल रही चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। विभिन्न पार्टियों के सांसद चर्चा में शामिल होंगे। इसके साथ ही आज प्रधानमंत्री उच्च सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब देंगे। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब दिया था। लोकसभा में आज केंद्रीय मंत्री श्रीपाद येसो नाइक विद्युत क्षेत्र की कंपनियों की ओर से परियोजनाओं के पूरे होने में होने वाली देरी के संबंध में गठित ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन को सदन में पेश करेंगे। दोनों ही सदनों में अहम विधायी कार्यों के साथ साथ सांसद प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम सवाल पूछेंगे। बात राजधानी दिल्ली की करते हैं। राजधानी दिल्ली की सभी 70 सीटों पर मतदान कल शाम संपन्न हो गया। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 60.42% मतदान हुआ है। सबसे अधिक मतदान उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुआ, यहां मत प्रतिशत 66.25% दर्ज हुआ। वहीं सबसे कम 56.16% मतदान दक्षिण पूर्वी दिल्ली में दर्ज हुआ। शाहदरा जिले में मतदान का प्रतिशत 63.94% रहा। उत्तरी दिल्ली में 59.55% और उत्तर पश्चिमी दिल्ली में 60.70% मतदान हुआ है। कल जिन प्रमुख नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, उनमें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत आतिशी, मनीष सिसोदिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, अरविंदर सिंह लवली और रमेश बिधूड़ी शामिल हैं। कांग्रेस की ओर से देवेंद्र यादव, संदीप दीक्षित और अलका लांबा इस चुनाव के प्रमुख उम्मीदवार रहे। चुनाव मैदान में कुल 699 उम्मीदवार थे। वहीं अगर कल हुए उपचुनाव की बात की जाए तो तमिलनाडु के इरोड ईस्ट में लगभग 67.97% और यूपी के मिल्कीपुर में करीब 65.35% मतदान हुआ। वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में बर्फ से ढके इलाके से सुरक्षा कर्मियों ने हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया है। हथियार और गोला बारूद एक कंबल में लपेटे हुए थे और एक पेड़ के खोखले तने में छिपाए गए थे। उनको सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक संयुक्त टीम ने बोनियार इलाके के अंगन पथरी में बरामद किया। अधिकारियों ने बताया कि बरामद हथियारों में 3 AK-47 राइफल, 11 AK मैगजीन, एक UBGL अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 9 UBGL ग्रेनेड और 2 हथगोले शामिल हैं। दरअसल सुरक्षा बलों को खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली थी कि बारामूला के जंगलों में आतंकियों ने भारी मात्रा में हथियार छिपा रखे हैं। इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस बरामदगी के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। पूरे उरी सेक्टर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है ताकि किसी भी संभावित आतंकी गतिविधि को रोका जा सके।
सेना और पुलिस का तलाशी अभियान अभी भी जारी है और अन्य संभावित ठिकानों की जांच भी की जा रही है। और मिस्र के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देल्ती आज से 2 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक मिस्र के विदेश मंत्री आज सुबह नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मिलेंगे और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। ये यात्रा कल उनके प्रस्थान के साथ समाप्त होगी। वहीं ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरापेट्राइटिस भारत की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली में हैं। जॉर्ज गेरापेट्राइटिस 8 फरवरी तक भारत के दौरे पर रहेंगे। गेरापेट्राइटिस आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। जॉर्ज गेरापेट्राइटिस की यात्रा से ग्रीस भारत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। और अगली खबर बांग्लादेश से है। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बुधवार को प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह ने बंगबंधु मेमोरियल म्यूजियम में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। ये म्यूजियम बांग्लादेश के संस्थापक और पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान का निजी आवास था। रिपोर्ट्स के अनुसार स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के संयोजक हसनत अब्दुल्ला ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर घोषणा की थी कि बुधवार रात बांग्लादेश को फाजीवादी गढ़ से मुक्त किया जाएगा। प्रदर्शनकारी शेख हसीना के ऑनलाइन भाषण का विरोध कर रहे थे और आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने म्यूजियम पर धावा बोल दिया। वहीं मुजीबुर रहमान के आवास पर हमले के बाद शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने बयान जारी करके देश के अंतरिम यूनुस सरकार पर निशाना साधा और राज्य मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने ऑनलाइन संबोधन में इस घटना को बांग्लादेश की अस्मिता पर हमला बताया है। दरअसल शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने आज बांग्लादेश की परिवहन व्यवस्था को बंद करके राजमार्गों सहित ढाका को बंद करने की योजना बनाई थी। हालांकि नियोजित विरोध प्रदर्शन से पहले पार्टी के कई समर्थकों और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। और साल 2025 में बिहार में सरकारी नौकरियों की बरसात होने वाली है। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार लाखों नौकरियां देने वाली है। इसमें सबसे बड़ी बहाली सिपाही और शिक्षकों की होगी। बिहार में फिर निकली बम्पर सरकारी नौकरी। साल 2025 में आने वाली है 6 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां। चुनाव से पहले 3 लाख युवाओं को मिलेंगी सरकारी नौकरी। चुनाव के बाद 3 लाख युवाओं को मिल सकती है सरकारी नियुक्ति। इस साल चौथे चरण में 80,000 शिक्षकों की होगी बहाली। बिहार में सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। साल 2025 में 6 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां आने वाली है। मंगलवार को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभिन्न विभागों के नवनियुक्त 6,341 जूनियर इंजीनियर और 496 अनुदेशकों सहित कुल 6,837 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। सरकार का दावा है कि इस साल चुनाव से पहले 3 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी और बाकी के 3 लाख नौकरियां सरकार बनने के बाद दी जाएगी। 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख से अधिक नौकरी दिया गया और इस बार अभी तक 9 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया और ये टारगेट बढ़ाकर 12 लाख कर दिया। बिहार में आप लोगों ने देखा कि 2,25,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई, पुलिस सेवा में भर्ती हुई। आपने देखा भारत सरकार ने विस्तार से बताया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, कि अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। बिहार में इस साल टीचर बहाली के चौथे चरण में 80,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। राज्य में अभी 1.5 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में 65,434 पद, गृह विभाग में 41,414 पद, ग्रामीण विभाग में 11,000, कृषि विभाग में 3,000, पंचायती राज विभाग में 5,500, जल संसाधन विभाग में
13,000 सहित लगभग सभी विभागों में बड़ी संख्या में पद खाली हैं। इन पर बहाली इस साल होनी है। नौकरियों का वादा नीतीश कुमार ने किया था, नौकरियां नीतीश कुमार ने ही दी है और नीतीश कुमार ही आज भी दे रहे हैं, जो आज भी दिया है। बिहार के नौजवान इस बात को समझते भी हैं, बाकी लोग भटकाने की भले कितने कोशिश कर ले, वो सफल होने वाले नहीं। फरवरी में बिहार विधानसभा में पेश होने वाले बजट में सरकार ऐसे प्रावधान लाएगी जिससे सरकारी नौकरियों के साथ रोजगार के भी सीधे अवसरों का सृजन होगा। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विपक्ष सरकार को रोजगार को लेकर के घेरने की कोशिश कर रही है, जबकि पिछले 5 साल में एनडीए की सरकार ने 9.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है और इस साल 6 लाख के करीब युवाओं को सरकारी नौकरी देकर रिकॉर्ड बनाने वाली है। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। वहीं मध्य प्रदेश में जापान की कंपनियां निवेश के लिए गहरी रुचि दिखा रही हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव को लगता है कि जापान के सहयोग से मध्य प्रदेश में विकास की बहुत संभावनाएं हैं, जिससे मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बन सकता है। जापान मॉडल पर विकसित होगा मध्य प्रदेश। एमपी आ रही हैं जापान की कई कंपनियां। जापान मध्य प्रदेश औद्योगिक सहयोग फोरम की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी। जापान की बड़ी कंपनियों ने मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए रुचि दिखाई। मेट्रो स्मार्ट सिटी में भी मिलेगा जापान का सहयोग। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव हाल ही में जापान यात्रा से लौटे हैं। मोहन यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री के पूर्व वर्षों के प्रयासों से मध्य प्रदेश को जापान में काफी महत्व मिला। उन्होंने बताया कि जापान में निवेश के कई प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं, जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बदलने का कार्य करेंगे। जापान के साथ निवेश की सभी क्षेत्रों में बड़ी संभावना है। केवल प्राइवेट कंपनियां बल्कि गवर्नर के लेवल पे भी टोक्यो की गवर्नर श्रीमती यूरिको कोइके के साथ हमारी ऐतिहासिक बैठक हुई, जिसके माध्यम से टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट की विशेषज्ञता का लाभ भी मध्य प्रदेश सरकार को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि बौद्ध धर्म और सम्राट अशोक के कारण जापान भारत से नजदीकी अनुभव करता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जापान का भारत से गहरा संबंध है। जापान और हमारी संस्कृति दोनों में आपस में सह संबंध हैं। जापान के नागरिक कार्यनिष्ठा, ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ काम करते हैं। स्वाभाविक रूप से जापान के सहयोग से मध्य प्रदेश में विकास की बहुत संभावना है, जिससे मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बन सकता है। हमारे यहाँ ये जो मानव क्षमता है, एक तरह से संपदा हमारी है, इसमें हर एक को काम के लिए हमारे यहाँ उनके बीच का ये तालमेल बहुत अच्छा रह सकता है। उनकी भी फैक्ट्रियों में लोग चाहिए या उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है तो अपन अच्छे से अपनी अलग से अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। गौरतलब है कि जापान से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लंदन और जर्मनी की यात्रा भी कर चुके हैं। वहां भी उन्होंने 24-25 फरवरी को भोपाल में होने जा रही मध्य प्रदेश की ग्लोबल इंडस्ट्री समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी जापान से न सिर्फ वहां की तकनीक को समझ कर आए हैं, बल्कि वहां की औद्योगिक गति के टिप्स भी लेकर आए हैं, जिसे वो मध्य प्रदेश में अपनाना चाहते हैं। हालांकि फरवरी के महीने में ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है और उसके ठीक पहले मुख्यमंत्री की ये जापान यात्रा बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कैमरामैन गौरव निरकुटकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, टीडी न्यूज़, भोपाल। और संसद में पेश आम बजट से देश के समग्र विकास और जन कल्याण को नया आयाम मिलेगा, जिससे झारखंड के लोग भी लाभान्वित होंगे। कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका सीधा फायदा झारखंड के लोगों को होने जा रहा है। केंद्रीय बजट में देश के हर क्षेत्र और वर्ग पर फोकस। झारखंड के लोगों को भी मिलेगा बजटीय प्रावधानों का लाभ। झारखंड को रेल परियोजनाओं के लिए 7,302 करोड़ रुपए का आवंटन। पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में 16 गुना अधिक आवंटन। नई टैक्स व्यवस्था से वेतन भोगियों और मध्यम वर्ग को होगी बड़ी बचत। झारखंड के मेडिकल कॉलेज में भी बढ़ सकती हैं सीटें। बजट में खुशियों की सौगात मिलने से झारखंड के लोग गदगद।
केंद्रीय बजट में इस बार सौगातों की बारिश हुई है, साथ ही ढांचागत संरचना के विकास पर भी खास फोकस रहा है। झारखंड को रेल परियोजनाओं के लिए 7,302 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है, जो पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में 16 गुना ज्यादा है। इस साल का एलोकेशन 7,306 करोड़ है, 7,306 करोड़ रुपीस फॉर झारखंड, जो कि पुराने जमाने से लगभग 16 गुना अधिक है। बजट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए भी अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने की घोषणा हुई है। इससे झारखंड के बड़े वर्ग के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में देश के सभी सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की घोषणा की है, जिसका लाभ झारखंड को भी मिलेगा। विकसित राष्ट्र के सपने संजोए झारखंड के लोग भी इस बजट से खुशियों की सौगात मिलने से गदगद हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान जो हर घर में यूज होता है वो काफी सस्ता हुआ है, उसमें राहत मिली है। बजट में घोषित सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 योजना का लाभ झारखंड को भी मिलेगा। झारखंड के आदिवासी बहुल इलाकों में कुपोषण की गंभीर समस्या भी है, जिससे लड़ने में यह बजट मददगार साबित होंगे। बजट में हर वर्ग को, हर लोगों का ध्यान रखा गया। हर क्षेत्र, हर वर्ग में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस बजट में प्रावधान रखा गया है। केंद्रीय बजट में आयकर दाताओं को भी बड़ी राहत मिली है। अब 12 लाख तक की आमदनी कर मुक्त कर दी गई है, जिसका झारखंड के लोगों ने भी खुलकर स्वागत किया है। 12 लाख तक की इनकम को फ्री किया गया, जिससे जितने भी टैक्स पेयर्स हैं वो लाभान्वित होंगे। देश में फसलों की उपज बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना शुरू की जाएगी, जिससे झारखंड के किसानों को भी सीधा फायदा होगा। राज्य सरकारों के सहयोग से देश के 100 जिलों में यह योजना चलाई जाएगी। किसानों के क्रेडिट कार्ड की लिमिट अब 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है, जिससे झारखंड के अन्नदाताओं को भी लाभ मिलेगा। मध्यम क्लास के लिए एक तोहफा पेश किया है, जो बहुत सराहनीय कदम है। बजट में 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म करने की भी घोषणा हुई है। साथ ही सभी जिलों में कैंसर सेंटर स्थापित करने की बात कही गई है, जिससे झारखंड के मरीजों को भी फायदा होगा। अंग्रेजी के शब्द बजट और हिंदी शब्द बचत में काफी समरूपता नजर आती है। संसद में इस बार पेश देश के आम बजट में भी इसकी झलक दिखती है, जो जेब भरने और बचत को बढ़ाने वाला बजट माना जा रहा है। विकसित राष्ट्र का विजन भी इसमें दिखता है और जन कल्याण का संकल्प भी नजर आता है। कुल मिलाकर राज्यों के साथ और तंत्र की सक्रियता हो तो इस बजट से जन आकांक्षाएं पूर्ण होते देर नहीं लगेगी। रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। और खबरों के साथ आपको लिए चलते हैं महाकुंभ। जी हां, प्रयागराज में संगम की रेत पर भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन लगातार जारी है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अभी तक 39 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान कर लिया है। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ को लेकर देश भर के सनातनियों का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम कहा जा रहा है, जो दुनिया भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि तक जारी रहने वाले महाकुंभ में 4 फरवरी तक ही करीब 38.5 करोड़ स्नानार्थियों के स्नान कर लिया था। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में स्नानार्थियों की संख्या 45 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। और 1 महीने तक संगम के तट पर 24 घंटे में एक बार भोजन, जमीन पर निवास, मंत्रोच्चारण के साथ ध्यान, पूजन और भगवत के भजन के नाम कल्पवास है, जिसे करने से सभी पाप मिट जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ ही महापुण्य का फल भी प्राप्त होता है। इसी आस्था और विश्वास के साथ प्रयागराज महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु कल्पवास व्रत कर रहे हैं। पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक 1 महीने तक चलने वाले इस व्रत का क्या है महत्व और कैसे महाकुंभ में कल्पव्रती कर रहे हैं कल्पवास, देखिए डीडी न्यूज संवाददाता विकास सिंह की एक खास रिपोर्ट। प्रयागराज त्रिवेणी संगम के तट पर लाखों श्रद्धालु कल्पवास कर रहे हैं। मान्यता यह है कि 1 मास के कल्पवास करने के बाद उन्हें 100 सालों का पुण्य की प्राप्ति होती है। इस बार 10 लाख श्रद्धालु संगम तट पर आए हुए हैं और कल्पवास कर रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर माघ मास में पूरे महीने निवास और ध्यान करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। संगम तट पर 1 माह की साधना को कल्पवास कहा गया है। धार्मिक मान्यता है कि कल्पवासी को इच्छित फल तो मिलता ही है, उसे जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। महाभारत में कहा गया है कि 100 साल तक बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या करने का जो फल है वह माघ मास में कल्पवास करने भर से प्राप्त हो जाता है।
कल्पवास की कल्पना जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, स्पेशली ब्रह्म वैवर्त पुराण जो बोलता है कि हम अपने इस जीवन को जो है शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। कल्पवास के अपने खास नियम जब हैं और उन नियमों का साधन कल्पवासी करते हैं। जमीन पर सोना, एक समय भोजन लेना और दोनों टाइम गंगा स्नान करना, दीप पूजा पाठ करना। भक्ति, तपस्या और आध्यात्मिक जागृति के जरिए फल और पुण्य को प्राप्त करने के लिए इस समय प्रयागराज महाकुंभ में 10 लाख कल्पवासी आए हुए हैं। इन कल्पवासियों से मेला क्षेत्र भक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। कल्पवास के दौरान एक वक्त भोजन, 2 बार गंगा स्नान और भागवत कथा का रसपान, यही दिनचर्या रहती है कल्पवासियों की। तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व रहता है कल्पवास में। पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि आकाश तथा स्वर्ग में जो देवता हैं वे भूमि पर जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। वे चाहते हैं कि दुर्लभ मनुष्य का जन्म पाकर प्रयाग क्षेत्र में कल्पवास करें। हमारे पूर्वजों से ये परंपरा बनी हुई है कि सामान्य सालों में भी हम 1 महीने के लिए यहाँ पर आते हैं। हम लोग ठाकुर जी की या अन्य मूर्तियों को रखते हैं, उन पे पूजा पाठ अपना करते हैं। गंगा माई के गोद में आके हमको लगता है कि बहुत आनंद हमको मिल रहा है। जात पात का कोई बात नहीं है, सब एक समान बुड़की लगाते एक ही साथ वहाँ बैठते। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति प्रयाग में 1 महीना इंद्रियों को वश में करके स्नान, ध्यान और कल्पवास करता है, उसके लिए स्वर्ग का स्थान सुनिश्चित हो जाता है। यही नहीं, यहाँ पर सनातन की एकता का एक सबसे बड़ा उदाहरण दिखाई पड़ता है, जहाँ लाखों की संख्या में पहुंचकर कल्पवासी भक्ति भावना में लीन होकर पूजन अर्चन करते हैं। हम लोग तो आए तो सुबह नहलाएं, तुलसी की पूजा करें, दिया जलाएं, यही सब करते हैं। सब लोग सुबह उठें, स्नान किए, इसके बाद वहाँ से आए, तुलसी का स्नान कराए, सिंदूर बिंदी ये सब चढ़ाएं, बत्ती जलाएं, फिर इसके बाद अपना पूजा पाठ करें। कुंभ मेले के पवित्र गाथा में एक महत्वपूर्ण उत्सव है कल्पवास, जहां 1 माह तक कल्पवासी त्रिवेणी के तट पर ध्यान, तप और पूजा अर्चना करते हैं। सनातन के रंग में रंगे इन कल्पवासियों में ना ही कोई वर्ग भेद है, ना लिंग भेद, ना ही जात पात का। यही है सनातन का संदेश। भक्ति के रंग में रंगे रहते हैं ये कल्पवासी। 1 माह तक पूजा आराधना करते हैं। न इनमें जात पात का भेद होता है, न ऊंच नीच का भेद होता है। सभी मिलकर एक साथ प्रभु की आराधना करते हैं और अपने समाज और अपने देश के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, प्रयागराज महाकुंभ। और रुक करते हैं खेल की खबरों का। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच आज नागपुर में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम के कप्तान के रूप में रोहित शर्मा के साथ ही विराट कोहली की भी वापसी हुई है। सीरीज में वरुण चक्रवर्ती को भी टीम में शामिल किया गया है। जॉस बटलर की अगुवाई वाली इंग्लैंड की टीम काफी हद तक वैसी ही है जैसी उन्होंने T20 सीरीज के लिए चुनी थी। भारतीय टीम रविवार को कटक में इंग्लैंड के साथ अपना दूसरा मैच खेलेगी। तीसरा और अंतिम वनडे मैच 12 फरवरी को अहमदाबाद में खेला जाएगा। इस महीने के अंत में चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले दोनों टीमें वनडे मैचों में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगी। भारत ने हाल ही में इंग्लैंड के साथ 5 मैचों की T20 सीरीज में 4-1 से शानदार जीत हासिल की है। और ओलंपिक हो या एशियन गेम्स, हर बड़े स्तर की प्रतियोगिता में देश की महिला खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। विश्व स्तर पर पदक जीतने का यह सिलसिला इसलिए कायम है क्योंकि देश में महिलाओं की खेल क्षेत्र में भागीदारी में इजाफा हो रहा है। तो आखिर वो कौन से कारण हैं जिसके चलते महिलाएं आज खेल के क्षेत्र में लगातार आगे आ रही हैं, जानते हैं हमारे संवाददाता गौरव कुमार की इस खास रिपोर्ट के जरिए। महिलाएं खेलों में नई ऊंचाइयों को छू रही हैं और नए रिकॉर्ड भी बना रही हैं। ओलंपिक और पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन इस बात का उदाहरण भी है। इस कड़ी में घरेलू स्तर की प्रतियोगिताओं की अहम भूमिका है, जिसमें राष्ट्रीय खेल सबसे ऊपर हैं। परंपरागत सोच से बाहर निकलकर महिलाएं खेलों में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो बीते कुछ समय के दरमियान महिला एथलीटों की संख्या में खासा इजाफा देखने को मिला है। यह संख्या इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि अब महिलाओं को स्थानीय, मंडल और जिला स्तर पर उच्च स्तरीय कोचिंग की सुविधाएं और संसाधन मिल रहे हैं।
जो गेम्स का इंक्लूजन सीधा स्कूल लेवल से स्टार्ट हो रहा है, खेलो इंडिया से स्टार्ट हो रहा है, SGFI, CBSE, वो एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है सबको अपना टैलेंट दिखाने के लिए, सिर्फ ना कि एक सीनियर लेवल से बल्कि जूनियर लेवल से वो स्टार्ट करते हैं। और दैट इज आई फील दैट द राइट एज, वहाँ पे आपको टैलेंट का पता चलता है किसमें कितना पोटेंशियल है। वहीं कुछ के मुताबिक परिवार का बढ़ता साथ भी बड़ी वजह है कि खेलों में महिलाओं की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हुई है। जैसे मोदी जी ने किया, नई सोच, नया देश, नया विकास, उन्नति की ओर, और लोगों ने अब समझना शुरू किया। मुझे सबसे अच्छा लग रहा है इसमें फैमिली का सपोर्ट, क्योंकि अब फैमिली जो है अपनी गर्ल्स को आगे करने लगी है। वैसे महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कई पहल कर रही है। स्थानीय स्तर पर महिलाओं के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। साथ ही साथ योजनाएं जमीनी स्तर पर बेहतर तरीके से लागू हों, इसके लिए भी जोरदार प्रयास सामने हैं। देश में खेल के क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी का जो विषय है वो हमेशा से बहस का एक बड़ा केंद्र रहा है, लेकिन अच्छी बात ये रही है कि हर बार जो आंकड़े निकल कर के सामने आते हैं वो इसमें बढ़ोतरी की ओर संकेत करते हैं, जो इस ओर इशारा करता है कि देश में खेल के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की तस्वीर जो है वो और भी ज्यादा मजबूत हो चली है। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज, देहरादून, उत्तराखंड। और 38वें राष्ट्रीय खेलों में तीरंदाजी में दिल्ली की टीम को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले तीरंदाज अभिषेक वर्मा का मानना है कि देश में तीरंदाजी का खेल जड़ से मजबूत हुआ है। इसके साथ ही वो मानते हैं कि सोनीपत स्थित साइंस सेंटर में तीरंदाजी का केंद्र युवाओं के लिए तैयारी का एक बेहतर मंच बनकर सामने आया है। आप देखिए ये खास बातचीत और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तीरंदाजी में दिल्ली की टीम को टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले अभिषेक वर्मा इस वक्त हमारे साथ है। अभिषेक, कितनी बड़ी सफलता थी और टीम के साथ जब एक इस तरह की स्वर्णिम सफलता मिलती है तो किस तरह का एहसास दिया? देखिए, अपने आप में एक बहुत बढ़िया टूर्नामेंट था और टीम इवेंट में आप फाइनल्स में परफॉर्म कर रहे हैं तो नो डाउट फाइनल्स है, गोल्ड है, थोड़ा सा प्रेशर रहता है, पर मेरा काम प्रेशर लेना नहीं, प्रेशर देना था और अपने टीममेट्स को मोटिवेट करना था। तो लास्ट तक हमारा भी यही रहा। अप डाउन फॉर श्योर, अप डाउन आते रहते हैं, एक आधा पॉइंट ऊपर नीचे, पर एट द एंड क्या रिजल्ट होता है वो डिपेंड मैटर करता है। क्लाइमेट काफी असर डालती है तीरंदाजी के खेल में, तो किस तरह की यहाँ की क्लाइमेट रही और ओवरऑल अगर यहाँ पे देखा जाए उत्तराखंड को तो किस तरह के खिलाड़ियों के हिसाब से रहा? देखिए, मुझे लगता है कि मैंने 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल इवेंट्स खेले होंगे, पर जितना प्यारी जगह पे ये करवाया गया इवेंट, अपने आप में अब तक का बेस्ट मेरा टूर्नामेंट एक्सपोजर है। इतना पीछे का बैकग्राउंड, क्रिकेट स्टेडियम, प्यारा सा वेदर, शायद यही तो चाहिए हमें। और फॉर श्योर आउटडोर इवेंट है, इफेक्ट तो होगा, पर इसी के लिए तो हम भी बने, हमें भी तो अंदाजा मालूम है कि कितनी हवा चल रही है या नहीं चल रही है, धूप आ रही है, बारिश आ रही है, यही हम सिखाया गया है और सीखते आए हैं और पूरा ही हमने एंजॉय करा इसको, इस फील्ड। अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सोनीपत में एक अच्छा सेंटर जो है वो तीरंदाजी का खुला है, तो उससे कितनी हेल्प हुई है इस तरह की प्रतियोगिता में और साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पे? देखिए, आज की डेट में जो यूथ आगे आ रहा है और जो मेडल्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा है और सोनीपत एक अपने आप में प्राइम सेंटर बना है। अब चाहे हरियाणा हो, चाहे हम हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कोई भी हो, हर कोई उस सेंटर का पार्ट है। तो ट्रेनिंग एक साथ कर रहे हैं, रिप्रेजेंट अपनी स्टेट को अलग अलग फॉर श्योर करना पड़ेगा, कर रहे हैं, पर एक अहम भूमिका एक सोनीपत सेंटर ने इस देश को दी है, इस देश को बना रहे हैं। अभी नेक्स्ट टारगेट आपका? अपकमिंग वर्ल्ड कप्स हैं, उसमें अब टीम हमारी अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगी जानी, और टारगेट ये रहेगा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप तक हम अच्छा करें। एशियन गेम्स को लेकर कुछ अभी से कुछ तैयारी होगी? नेक्स्ट ईयर है एशियन गेम्स। देखिए, 3 एशियन गेम्स खेल चुका हूँ, टोटल 5 मेडल ले चुके हैं और नेक्स्ट ईयर एशियन गेम्स है। फॉर श्योर मैं कहूँगा कि इसकी अपनी क्वांटिटी मेडल की बढ़ा पाऊँ और ये भी पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस ही है एशियन गेम्स के लिए। तो ऐसे ही नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स खेलते रहो, जीतते रहो, अपने आप तैयारी होती रहेगी। आपकी बहुत शुक्रिया। तो ये है अभिषेक वर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि तैयारी के लिए ये अच्छा मंच है और एशियन गेम्स के लिए उन्होंने कहा कि उनका रिकॉर्ड जो है वो